तेजी में लोगों को विजन आ जाता है और मंदी में विजन तो छोड़ो, लोग पास्ट को भी क्वेश्चन करते हैं। तो जो आप लोगों ने स्कैम 92 ओटीटी पे देखा है, वो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब तो वो हो ही रहा था, रोज मतलब अखबार के फ्रंट पेज में आता था। जो इंडिया 50 साल पहले था, जो इंडिया 20 साल पहले था और जो इंडिया आज है, वी आर इन आवर प्राइम. Our best is in front of us. You have to shoot where the rabbit will be. People are shooting where the rabbit was. Right? Don't take risk which will not allow you to sleep at night. Don't take risk which will kill your ability to participate in the future. So basically है ना, open minded रहने का, अपना पूरा दाव पे नहीं लगाने का. इंडिया में जो आईफोन परचेज होते हैं उसमें 70-75% सब ईएमआई पे परचेज हो रहे हैं. How much of this is correct? Pre-COVID ले लो, post-COVID ले लो, Nifty has doubled from its base. So Nifty on its own, why it has gone up, there is a fundamental backing. Welcome guys to our channel. Today we have a very interesting guest with us जिन्होंने कैपिटल मार्केट्स बहुत लंबे समय तक देखा है. कैपिटल मार्केट्स की अप साइकिल डाउन साइकिल दोनों ही उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से देखी और समझी है कि कैसे वर्क करते हैं. शायद हम लोग बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स तब बने हैं जब मार्केट में हमने सिर्फ एक ही ट्रेंड देखा है, जब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो हमें पता नहीं है कि मार्केट एक्चुअली में कैसे बिहेव करते हैं. इसलिए इसके बारे में सीखने के लिए वी वुड नीड समवन जो मार्केट में बहुत समय बिता चुके हैं और देख चुके हैं कि मार्केट की साइकिल्स कैसे वर्क करती है. सो विद दिस वी वेलकम यू सर, आशीष सर. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और आप हमारे साथ ये शूट कर रहे हो. टू बिगिन विद सर, प्लीज हेल्प अस नो आपका जर्नी कैसा रहा है. हाउ डिड यू एंटर द मार्केट्स, हाउ हैज बीन योर एंटायर जर्नी विद इन द मार्केट्स और अब आप कैसे देखते हो मार्केट्स को. Yes, so thanks for having me first of all. तो एक्चुअली मैं तो जैसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो उसके बाद जैसे आई स्टडीड इन NMIMS, स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस. तो उसके बाद स्ट्रेट अवे सबसे पहले ही जो जहाँ पे मैंने समर ट्रेनिंग किया, दैट वाज अभी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड बोलते हैं, पहले उसका नाम प्रूडेंशियल ICICI म्यूचुअल फंड होता था. तो आई जॉइंड देयर एज अ समर ट्रेनी. दिस वाज व्हाट ईयर सर? मतलब यू कैन डायरेक्टली आस्क माय एज. No, it was 1999. Okay. So I was a summer trainee in 1999. फिर वहाँ पे काम करते करते I learned about mutual funds and capital markets. तो because क्योंकि जैसे आजकल क्या है कि भाई कोई अपना जॉब कहीं भी स्टार्ट करे बट वो लोग मार्केट से जुड़ जाते हैं. करेक्ट. हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था. कई सारे लोग हैं उनका पूरा करियर निकल जाता था, मार्केट की तरफ कोई देखा ही नहीं होता. राइट. लेकिन इन माई केस आई वॉज लकी बिकॉज I started working in a capital market company. Mutual funds invest in stocks, bonds, etc. So that's how I got introduced to the market. और उसके पहले भी ऑनेस्टली मतलब जैसे जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे काफ़ी मेरे सीनियर्स थे, वो इंजीनियरिंग में थे लेकिन वो लोग फिर भी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते थे, मार्केट में बहुत इंटरेस्ट लेते थे. और उसके पहले जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था, तो जो आप लोगों ने स्कैम 92 OTT पे देखा है, वो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब तो वो हो ही रहा था, रोज मतलब अखबार के फ्रंट पेज में आता था. तो तभी क्या है कि स्टॉक मार्केट वाज वेरी मच इन द न्यूज़. जब मैं छोटा था स्टॉक मार्केट वाज वेरी मच इन द न्यूज़. जैसा आज भी है वैसा तब भी न्यूज़ में था, लेकिन तब गलत रीजंस के लिए था. तो पढ़ते पढ़ते एक्सपोजर बन जाता है. एंड सर तब से लेके फिर आप AMC म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रहे हो एंड देन योर मीडिया पूरा अभी नाउ इट इज जैसा मैंने बताया 99 में मैं ट्रेनी था, 25 तो इस इस साल अभी तो हाँ 25 साल हो गया. एंड सर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्कैम्स, सारे स्कैम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं. 92 पहले, फिर 2000 हुआ, फिर 2008 हुआ. नॉट स्कैम्स एक्चुअली बट डाउनटर्न्स है. डाउनटर्न्स या. सो हाउ वाज द फर्स्ट स्कैम? 1992 कैसा था, सिचुएशन कैसी थी, लोग रिटेल पार्टिसिपेंट्स कैसे रिएक्ट करते थे? यार सो क्या है, देखिए आम तौर पे ना ऐसा आपको देखना चाहिए कि जब स्टॉक मार्केट है ना, वो बिजनेस टीवी और पिंक पेपर्स वहाँ से निकल के टाइम्स ऑफ इंडिया या जो आप जनरल मेन न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ से निकल के टैबलॉइड्स में आ जाए, दैट मीन्स कि भाई सबका इंटरेस्ट है. देखिए आमतौर पे इकोनॉमी, कंपनीज, मार्केट्स, ये सब न्यूज़ पिंक पेपर्स में आता है, राइट. बट व्हेन market has made new high, when that reaches the afternoon newspaper or when that reaches your normal white national daily white newspaper, right, then you can understand कि भाई ज़्यादा लोगों का इसमें नज़र जा रहा है या इंटरेस्ट जा रहा है. तो आप सोचो 1992 में इतना हवा रहा होगा कि भाई मैं तो इन 1992 समझो कि मैं 11th 12th में था, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में गया, तब वो पूरा 3-4 साल अखबार में यही चलता था, राइट. सो तभी अभी अभी समझो जैसे लोग बोलते हैं ना कि इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं
उनका फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ वेल्थ 6-7 रुपया इक्विटी में ऐसा बोलते हैं ना, तभी 9-10% के ऊपर था. ओ अच्छा, इट हैज कम डाउन. It came down and then started climbing, ओके. right? So तभी stock market was on the front and center for और everybody. रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिटेल, हाँ, बढ़ने लगा रिटेल पार्टिसिपेशन. लेकिन देखो क्या है कि आपने जैसे बढ़िया तरीके से बताया कि भाई 92, 2000, 2008 एंड गुड दैट यू क्लैरिफाइड कि भाई ये सारा स्कैम नेसेसरीली नहीं है. देवर मार्केट पीक्स एंड देन यस बैकग्राउंड में कुछ हुआ कि भाई किसी ने कुछ मार्केट के साथ रिगिंग की कोशिश की, वो सब हुआ, पकड़े गए, वो सब ठीक है. बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, ये हर एक चीज़ जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके दौरान रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है. रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो हम लोग रियली जो ये डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग और ये सारी जो बातें करते हैं, वो एक्चुअली तो मार्केट में और रेगुलेशन में आपको दिखता है ना. आप देखिए जैसे पूरे इंडस्ट्री का, पूरे स्टॉक ब्रोकर्स, पूरे म्यूचुअल फंड्स, जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, सारा का सारा एक्सचेंजेस का डेटा पूरा का पूरा एनालाइज होता है. वो एनालाइज होके कहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न्स में कुछ इरेगुलर चीज़ें हो रही है, वो तो रेगुलेटर के पकड़ में आ जाता है. करेक्ट. सो पिछले 30 साल में टेक्नोलॉजी का यूजेज, रेगुलेशन का सोफेस्टिकेशन, इंस्टीट्यूशंस का सोफेस्टिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है. 25-30 साल पहले ना अगर स्टॉक मार्केट में किसी का पैसा डूबता तो वो बिल्कुल ही मतलब सट्टा करने जैसा, गैम्बलिंग करने जैसा या हॉर्स रेसिंग करने जैसा माना जाता था. टुडे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका पैसा बनता है, बट टुडे लूजिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट इज एक्सेप्टेबल वे ऑफ लूजिंग मनी. कि भाई आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे, आप इन्वेस्ट कर रहे थे या ट्रेड कर रहे थे, चलिए नुकसान हो गया, गलत कॉल ले लिया हाँ. उसमें आपने. और तो अभी क्या है कि स्टॉक मार्केट में अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो इट्स अ लेजिटिमेट वे ऑफ लूजिंग मनी. कि ऐसा हो सकता है. 30 साल पहले है ना, स्टॉक मार्केट में पैसा नुकसान हुआ मतलब भाई तुम तो गलत आदमी है, तुम गलत लाइन पे चले गए हो. कोई शरीफों का काम नहीं है, क्या कर पापा अपनी बेटी का हाथ भी नहीं देता था. एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ थिंग, राइट. सो बहुत चेंज हुआ है मार्केट. मार्केट इज इवॉल्व्ड अ लॉट, परसेप्शंस हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग हैज चेंज्ड. राइट. एंड व्हाट अबाउट सर 2000 2008, मतलब वो दोनों 1992 से कैसे अलग थे? सो देखिए 2000 में भी आप देखोगे ना, कुछ चीज़ें सिमिलर होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है. जैसे कि सिमिलर क्या होता है वो देखते हैं पहले. सिमिलर ये होता है कि भाई सबको ऐसा लगता है कि सारे पेड़ आसमान को छूने वाले हैं, हमारा तो अमृतकाल आने वाला है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है. अगर आप देखोगे विद सक्सेसिव ऑफ दिस इवेंट्स, आर्थिक व्यवस्था, कंपनियों का परफॉर्मेंस, सेंसेक्स का लेवल, इन्वेस्टर के रिटर्न, सब बढ़ा ही है. करेक्ट, राइट. अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट ठीक तरीके से करता, पकड़ के रखता है, तो उसका कुछ बुरा नहीं हुआ है. तो सिमिलैरिटी ये है, लेकिन कि भाई हर बार लोगों को ऐसा बिलीफ होने लगता है. देखिए जब मंदी आती है ना, तो लोगों का ऐसा बिलीफ होता है कि भाई अभी दुनिया खत्म होने वाली है, हम ही लोग डायनासोर. करेक्ट. और जब तेजी आती है ना, तब लोगों को लगने लगता है कि भाई वी आर इनविंसिबल, और हम ही भगवान है, और हम ही भगवान है, अभी तो सारा पेड़ आसमान को छूने वाला है. राइट. सो दिस नेवर चेंजेस. दिस रोलर कोस्टर इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, that is something which just doesn't change. It has never changed. That is something that drives the market also. That is what drives the market. वरना देखो जो लोग टेक्निकली ओरिएंटेड है, ये पी मल्टीपल वगैरह देखते हैं, राइट. आप देखो किसी कंपनी का 1 रुपये का ईपीएस है, उसका 50 रुपये का मार्केट कैप है. मार्केट टूटता है तो उसका 25 हो जाता है. तो ऐसा कैसे भाई कि कभी तुम $1 का ईपीएस के लिए 50 देने को तैयार हो, और माहौल खराब हो गया तो $1 का ईपीएस के लिए 25 देने के लिए भी तुमको महंगा लगता है. करेक्ट. तो भाई वो $1 तो $1 है. कंपनी तो वही है, वही लोग सुबह 9 बजे आते हैं, 8 बजे घर जाते हैं. Correct. वही लोग वही काम करते हैं, लेकिन लोगों का उसके तरफ का नजरिया और पर्सपेक्टिव देखो कितना चेंज हुआ है. इनफैक्ट बुल रन में तो काफी बार ऐसा सुनते हैं कि तेजी में लोगों को विजन आ जाता है, और मंदी में विजन तो छोड़ो, लोग पास्ट को भी क्वेश्चन करते हैं. करेक्ट. और सर जैसे बहुत बार ऐसा भी सुनते हैं लोगों को कि जब बुल रन होती है 30 का मल्टीपल है तो सस्ता है, 40 का मल्टीपल है तो सस्ता है. और बेयर रन में देखते हैं बोले 15 का मल्टीपल है, इतना महंगा कंपनी है. सो आई थिंक आप जो बोल रहे हो उसको एग्जैक्टली, क्योंकि आपने सही एग्जांपल दिया ना अभी कि भाई जो मल्टीपल है, मल्टीपल इज ए प्रॉक्सी फॉर द विजन ऑफ द फ्यूचर. तो क्या होता है जब तेजी होती है ना, तो हर एक को विजन आ जाता है. सब लोग विजनरी है, सबको विजन है. सबको लगता है कि भाई ये तो क्या कुछ नहीं है, ये तो चलेगा. जब मंदी आती है ना, तो विजन तो छोड़ो, लोग बोलते हैं अरे पास्ट का भी क्वेश्चनएबल था. राइट. सो दैट इज द प्रॉब्लम. और सर जैसे 2000 से पहले एक बुल रन था, 8 से पहले एक बुल रन था, तो वो सारे बुल रन्स में कोई ना कोई एक सेक्टर ने पूरा मार्केट को ड्राइव किया था. 2015 के बाद भी जो बुल रन आया था उसमें भी फार्मा ने काफी हद तक ड्राइव किया था. पर ये वाला बुल रन थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि इसमें मल्टीपल सेक्टर्स या फिर सेक्टर रोटेशन होकर ड्राइव हो रहा है. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट अबाउट दिस बुल रन
कंपेयर टू अदर्स? नहीं, आपने खुद ही बता दिया, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देखिए क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था कि अपने यहाँ पे यही सब गर्म हो रहा है, डिफेंस, PSUs, रेलवे, PSU, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा था मुझे वाकई में, राइट, जैसा आपने बताया कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन पिछले 3 महीने से मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई देखिए, जो चीज़ें पिछले 2 साल में बहुत गर्म हो गई, थिंग्स विच रैन अप अ लॉट, दे आर नाउ कूलिंग ऑफ, राइट। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज होता है। 2022 में क्या हुआ, जियोपॉलिटिक्स, कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, डॉलर एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, ये सारी चीज़ें हुई 2022 में। तो क्या होता है, मैक्रो चेंज हुआ। मैक्रो चेंज हुआ तो थोड़े समय के लिए बाजार गिरा, निफ्टी 15,200 तक गया, लेकिन फिर दूसरे सेक्टर्स टुक ओवर, राइट। फिर अब आप देखो पिछले 2-3 महीने में, नाउ डॉलर इज डेप्रिशिएटिंग, ब्याज दर गिर रहे हैं, नाउ अगेन देयर इज चेंज ऑफ मैक्रो। तो पहले जो सेक्टर बहुत चल गए, जो मैक्रो रिलेटेड थीम्स थे वो चल गए, तो अब वो थोड़ा स्लो डाउन हो गए। अब पिछले थोड़े दिन में आपको दिख रहा है अपग्रेड्स आ रहे हैं भाई, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, IT, प्राइवेट बैंक्स अगला जो प्राइवेट नई, सेक्टर बैंक्स अभी अब आना ही स्टार्ट ही हो गया अपग्रेड्स, आप समझो, राइट। सो बिकॉज ऑफ द सेक्टर रोटेशन। दूसरा चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि भाई इन्वेस्टर्स का मैच्योरिटी, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, इसका बहुत अंतर पड़ता है। देखिए 1991-92 में फ़र्ज़ कीजिए कि बाज़ार में कुछ ठीक नहीं था, तो पता चलने को ज़माना लग जाता है, क्योंकि इट्स नॉट ऑनलाइन, इट्स नॉट डिजिटल, राइट। 2000 ऑनवर्ड्स इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ये पूरा डीमैट हो गया, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, लेकिन 2000 तक भी ऑफलाइन था। कि भाई जब लोग ब्रोकर को बोलते थे फ़ोन पे आप ऐसा ऐसा करो, और फिर ब्रोकर कुछ उसका सौदा करता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अभी सब ट्रांसपेरेंट है, राइट। हम प्ले ऑर्डर, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो तो प्लेस ही ऑर्डर करते हैं आपके ऐप के ऊपर, उनको सब दिखता है, राइट। सो ट्रांसपेरेंसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ अगर गलत हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो जल्दी रेगुलेटर को जल्दी पता चलेगा, इंस्टीट्यूशंस और कस्टमर्स को जल्दी पता चलेगा। तो वो सारी चीज़ें, फिर डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन चेंज हो गया। दूसरा आप देखो मार्केट का ब्रेथ कितना चेंज हो गया है। सी द नंबर ऑफ इन्वेस्टेबल कंपनीज, 10-15-20 साल पहले यहाँ पे लेने जैसी 100 कंपनी होंगी, आज आप देखो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स 500 स्टॉक के ऊपर सर है। इसी में ही जैसे यूएस में एक डेटा देखते हैं कि नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज वो पैसे बढ़ नहीं रही है या कम हो रही है, बट इंडिया में वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या इकोनॉमी का साइकिल है या फिर इंडिया कुछ अलग तरीके से वर्क कर रहा है कंपेयर टू यूएस इकोनॉमी? बहुत डीप क्वेश्चन है आपका, इसके ऊपर मतलब किताब लिख सकते हैं लोग, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर इज द मार्केट की लेगेसी और हिस्ट्री कितनी लंबी है, और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, दो चीज़ों पे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट चीज़ क्या है, देखिए आप यूएस में है ना, ये जो पब्लिक मार्केट, प्राइवेट मार्केट, ये सब की हिस्ट्री बहुत लंबी है। मतलब ये बात सही है कि भाई हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 से, वो बात सही है, लेकिन लेकिन एक्चुअली एज तो ए कैपिटलिस्ट, 1990s, हाँ एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट, तो यूएस की हिस्ट्री ऑफ प्राइवेट मार्केट एंड पब्लिक मार्केट इज लॉन्गर। तो क्या हुआ है कि यूएस में भी एक जमाने में 25-30-40 साल पहले पब्लिक मार्केट वाइब्रेंट था, लेकिन उसके बाद प्राइवेट मार्केट स्टार्ट हो गया। दूसरी बात, यूएस में इंस्टीट्यूशंस, फैमिली ऑफिसेस, ये पेंशन फंड्स, ये सब बहुत बड़े इन्वेस्टर है यूएस में, करेक्ट, राइट। तो क्या हुआ है कि पिछले 30 साल का, मैं आपको एक ही डेटा बताता हूँ, 95-96 से लेकर अभी तक करीब करीब 30 साल हो गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इन 30 सालों में यूएस का जो पब्लिक मार्केट है, इसका मार्केट कैप 13 ट्रिलियन से 55 ट्रिलियन के ऊपर कुछ चला गया। हाँ, तो आप समझो कि मार्केट कैप 4 गुना से ज़्यादा हो गया। और आपको पता है 30 साल पहले यूएस में भी 7,500 के आसपास लिस्टेड कंपनियां थी, अभी 3,500 है। 3.5 है सीधा। हाँ, अब आप सोचो कि आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर या एक इन्वेस्टर हो, अब पिछले 30 साल में आप देख रहे हो कि भाई जितनी कंपनियां हैं वो तो लार्ज कैप, मेगा कैप होती जा रही है, उनकी एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, रिसर्च कवरेज वो तो बढ़ते जा रहा है उनका, बाकी बैंक, और जितना कंपनियां स्मॉल कैप, मिड कैप है, वो डीलिस्ट हो रहा है या मार्केट से निकल रहा है। डीलिस्ट होना या मार्केट से निकलना क्यों? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यूएस में एक बड़ा प्राणी है जिसको बोलते हैं बाय आउट फंड्स। 30 साल में बाय आउट फंड्स का कॉर्पस करीब करीब 0 के बराबर से 2 ट्रिलियन पहुंच गए। सो बाय आउट फंड से कैसे वर्क करते हैं? दे आर लाइक ए ऑल्टरनेट फंड, जिसका काम ही ये है कि समझो कोई कंपनी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप लिस्टेड कंपनी है, आपको लगता है कि भाई ये कंपनी का मार्केट में जो पीई मल्टीपल, मार्केट में समझो मंदी है, आपको जब मंदी होती है अच्छी अच्छी कंपनियों का कैश फ्लो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सब बढ़िया है, लेकिन सस्ता मिल रहा है, तो बाय आउट फंड का काम ही है कि भाई कंपनी को डिलिस्ट करा लो। देखो इसका सबसे फेमस एग्जांपल, मतलब ये बाय आउट फंड के द्वारा शायद नहीं हुआ था, बट सबसे फेमस एग्जांपल है, ये डेल के हम कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते हैं। आपको पता है $54 बिलियन का मार्केट कैप था, जो यूएस के जरिए से मिड कैप है। 54 बिलियन का कंपनी उन्होंने डीलिस्ट कर लिया,
जो ओनर हैं और एक प्राइवेट इक्विटी फंड है मिल के उन्होंने कंपनी खरीद लिया, पूरा डीलिस्ट कर लिया। इतना बड़ा फंड एक फंड ने डाल के डीलिस्ट कर लिया, राइट। Okay. सो अब आप सोचो कि ये लोग खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना यूएस में प्राइवेट इक्विटी, ग्रोथ फंड्स, क्रॉसओवर फंड्स, प्री आईपीओ फंड्स, बाय आउट फंड्स, फिर वो पहले स्पैक्स का चला था, राइट। ये सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा जाने की वजह से जो पब्लिक मार्केट है वो उसका यूनिवर्स उनका छोटा हो गया, श्रिंक हुआ है। अभी इंडिया का आप एग्जाम्पल लो, हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं है। फैमिली ऑफिस का कॉन्सेप्ट तो पिछले 5-10 साल में हम सुन रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी इंडिया में पिछले 15 साल में बढ़ा हुआ है, उसके पहले तो था नहीं। तो और दूसरा क्या है कि इंडिया में टिल फ्यू इयर्स बैक अगर एक एंटरप्रेन्योर को पैसा लेना है तो 3 ही तरीके, या तो बैंक के पास जाओ, या तो सीधा सीधा आईपीओ निकालो, या तो फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इसीलिए इंडिया में आईपीओ कल्चर है, क्योंकि लोग जाएंगे कहाँ पे, ये प्राइवेट इक्विटी फंड ये सब तो इतना बड़ा था नहीं अभी तक। अभी भी आप देखो, जिसको छोटा पैसा चाहिए वो तो सीधा एसएमई में जाके लिस्ट कर रहा है। तो इंडिया में क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है, इट इज़ मोर रिटेल ओरिएंटेड, इट इज़ मोर इंस्टीट्यूशंस का बोलबाला नहीं है, प्रमोटर्स है, रिटेल है, इंस्टीट्यूशंस इतना बड़ा नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर अलग है। सर, सिंस आपने एसएमई के आईपीओ के बारे में बात की, बहुत फेमस अभी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज आए इंडिया में जहाँ पे एसएमईज में आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। एक यामाहा का एक शोरूम ही था जो लिस्ट हो गया विद फ्यू डीलर्स। तो सर उन स्टोरीज के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सही डायरेक्शन में इकोनॉमी या मार्केट जा रहा है, या फिर यहाँ पे बुल रन की वजह से वो बहती गंगा में हाथ धो रहे कोई वो लोग? सी इट्स लाइक दिस, आप कितना भी इस पे देखिए, कानून होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर, डूज एंड डोंट्स, ये सब होना चाहिए, सबके प्रोटेक्शन के लिए सब होना चाहिए। लेकिन एक बात तो बनती है ना कि भाई जो पैसा लगा रहा है वो कुछ तो डिलीजेंस या रिसर्च करेगा ना। राइट। कोई किसी को कनपट्टी पे बंदूक तो रखा नहीं है ना कि भाई तेरे को आईपीओ पैसा खरीदना डालना ही पड़ेगा, डालना है, नहीं ना। सब अपना अपना होमवर्क करके आ रहे हैं। राइट। एक मार्केट का रेगुलेशन है, एसएमई आईपीओ कैसे आएगा, क्या होगा, कौन क्वालिफाई करेगा, है सब कुछ पूरा फ्रेमवर्क है। राइट। ठीक है, आप वो फ्रेमवर्क के साथ कॉरल कर सकते हैं कि फ्रेमवर्क एडिक्वेट इनएडिक्वेट, क्या करो क्या नहीं करो, वो जब भी कुछ ऊंच नीच होती है सब उसको तहकीकात करते हैं, वो सब बराबर है, राइट। तो ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़, आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हो कि भाई इंडिया में अगर आज के तारीख में किसी का 25-50 करोड़ टर्नओवर का कंपनी है, हाँ, उसको छोटे लेवल पे अपना बिजनेस है, उसको बढ़ाना है, तो भाई सारे लोग जो एसएमई आईपीओ लेके आ रहे हैं अभी, तो तेजी में जब लोग पैसा देने को तैयार है तभी आएगा ना यार। मंदी में कौन देने को तैयार है? नहीं देने को तैयार है, राइट। देगा तो गलत भाव पे जाएगा, आईपीओ आते भी नहीं है मंदी में, तो कैसे करेगा, राइट। दूसरा चीज, आप ये सोचो ना कि यार अगर किसी को छोटे पैमाने पे कोई अपना बिजनेस चला रहा है, उसको बेचारे को ग्रो करना है अपना बिजनेस, तो एक जरिया तो है ना। देखो सबका सब, आप क्या चाहते हो कि सब प्राइवेट इक्विटी में चला जाए, मतलब फंड मिल जाए करेक्ट बिजनेस को? हाँ नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, समझो ये एसएमई आईपीओ, एसएमई एक्सचेंज समझो नहीं है, हाँ, नहीं है समझो, तो आप क्या चाहते हो कि सब पैसा प्राइवेट इक्विटी में चले जाए? तो वही ऑप्शन बच पाएगा फिर? नहीं, तो सब प्राइवेट इक्विटी में चले जाएगा तो हमारा भी तो अमेरिका जैसा हालत होएगा ना। प्राइवेट इक्विटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? फैमिली ऑफिसेस, एचएनआईज, बिग इंस्टीट्यूशंस, सोवरेन वेल्थ फंड्स, यही सब है ना। तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर अगर थोड़ा प्रयास करे, थोड़ी रिसर्च सीख ले, थोड़ा डिलीजेंस कर ले, तो मोटा मोटी वो भी तो प्राइवेट इक्विटी या ग्रोथ इन्वेस्टर का रोल प्ले कर सकता है ना। अगर डिलीजेंस, देखो यार, कुछ चीज़ होगा तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा। तो ये एसएमई आईपीओ का मार्केट में अगर वाइब्रेंसी है तो उसका पॉजिटिव भी तो ये है ना कि भाई एक आम इन्वेस्टर जो है, जो प्राइवेट इक्विटी फंड या वो सब में पैसा नहीं डाल सकता है, वो छोटे पैमाने में एक कंपनी को ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है ना। तो जितने आ रहे हैं वो सबके सब तो खराब नहीं है ना। अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छे निकलेंगे ना। सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक इट्स अप टू इन्वेस्टर्स के भाई वो लोग किस तरीके से अपना, ज्यादा ग्रीडीनेस नहीं करना चाहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है। एंड एट द वेरी सेम टाइम सर, जैसे हम लोग आईपीओ में अलॉटमेंट की ट्राई करते हैं कि लॉट लग जाए, प्रीमियम पे खुल जाए, एग्जिट मिल जाए, तो हाउ इज दैट इन्वेस्टिंग स्टाइल? क्या वो एक सही तरीका है आईपीओ में पैसा लाने का, या फिर मैं उन्हीं कंपनियों के आईपीओ में अलॉटमेंट की ट्राई करूं जिसको मैं लंबा होल्ड करना चाहता हूँ? अच्छा कंपनी है ना आईपीओ में, मतलब देखिए बहुत बार ऐसा होता है, जिस कंपनी का बहुत ज़्यादा डिमांड है ना उसमें येस पीपल वुड लाइक टू मेक अ क्विक बक के भाई मेरे को अगर आईपीओ में लग जाए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए लॉटरी के भाई देखो अभी हुआ ना 100% ऊपर खुल गया टाइप ऑफ थिंग। लेकिन यार क्या है कि जिसका 100% ऊपर खुला है उसमें अलॉटमेंट कितना मिला है? पहली एक या दो लॉट। दूसरी बात क्या होता है, बहुत बार ऐसा जिसका बहुत डिमांड है वो ऊपर खुलता है बिकॉज ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ फॉलो अप बाइंग, फिर कभी गिरेगा कभी उठेगा, ऊपर नीचे होएगा। तो मेरा क्या मानना है कि भाई अगर कंपनी अच्छा लगता है ना तो बाद में ले लेना, राइट। आई मीन आई डोंट थिंक
yes, people are, I can understand why people are trying in IPO. I can understand why there is demand. और क्या है कि बढ़िया ब्लू चिप कंपनियां जब आती है लोग करना चाहिए. बट व्हाट आई फील इज दैट कि इफ यू आर सो कन्विंस्ड तो बाद में कभी न कभी तो गिरेगा ना दाम, बाद में ले लेना. एंड सर आपने एक और बात की थी कि 2008 के टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉरेन फ्लोज हमारे वहाँ आते थे. सर अभी थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हुआ है क्या, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारा डिपेंडेंसी फॉरेन फ्लोज पे आज भी उतना ही है जितना 15-18 साल पहले था, या फिर डोमेस्टिक फ्लोज इतने ज़्यादा इंटैक्ट हो गए कि हमको फॉरेन फ्लोज से फ़र्क ही नहीं पड़ता है? नहीं, सी एनी फ्लो इज इम्पोर्टेंट, फॉरेन फ्लो इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्या वो दुनिया में, सी पहले तो लेट्स क्लैरिफाई टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर द मार्केट, राइट. सेकंड थिंग, ऑन योर क्वेश्चन, डोमेस्टिक फ्लो तो बड़ा ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. क्योंकि हमारा बेसिक जो हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप एक डेटा देखेंगे ना, हमारे कंट्री में हर साल 2 से 2.5 करोड़ लोग एक एक साल आगे बढ़ रहे हैं. मतलब अगर आप 15 साल के ऊपर और 45 साल के नीचे देखेंगे ना, तो मोटा मोटी हर एक 1 ईयर का एज ब्रैकेट आप बनाएंगे ना, हर एक ब्रैकेट में 2-2, 2.5 करोड़ लोग हैं. ओके. तो आज समझो अगर 2-2.5 करोड़ लोग 20 साल का है, तो अगले साल वो 2-2.5 करोड़ लोग 21 का होएगा, 22 का होएगा, 23 का होएगा. तो एक नेचुरल फ्लो है. इसीलिए म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, आपका ब्रोकिंग, ये सब का कारोबार इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाई देयर इज अ नेचुरल फ्लो. पहले समझो 10 कस्टमर थे तो आज 30, 40, 50 कस्टमर है. दैट्स अ नेचुरल फ्लो. दूसरा हमने डिस्कस कर ही लिया कि भाई डिजिटाइजेशन हो गया, पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा जो आप कहते हैं कि रेगुलेशन, मार्केट कंस्ट्रक्ट, ऑल दैट वी डिस्कस. सो डोमेस्टिक फ्लो तो बढ़ ही रहा है. नाउ कम टू एफआईआईज में 2 चीज़ हमको देखना चाहिए कि 15-20 साल पहले इंडिया वॉज ए, मतलब MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स लेते हैं ना, मेरे ख्याल में 27 इमर्जिंग मार्केट्स हैं उस इंडेक्स में. ओके. इंडिया वाज वन ऑफ देम, ठीक है. और उसमें बाकी सब मार्केट, जैसे तभी आप याद होगा आपको, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ को इंडिया की बराबरी में तुलना में माना जाता था. करेक्ट. लैटिन अमेरिका, टर्की, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ को, एशियन नेशंस थे ना, मलेशिया वगैरह, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ को इंडिया के कंपैरिजन में माना जाता था. एंड इंडिया वाज वन ऑफ द मेनी इमर्जिंग मार्केट. तो क्या होता था कि ज़्यादातर पैसा जो इंडिया में आता था, यहाँ तक कि 80-85% पैसा एफआईआईएस को जो इंडिया में आता था ना, वो किसी न किसी बास्केट में आता था. ओके. जैसे मतलब इंडेक्स है वैसे. हाँ, डेलिबरेटली, डायरेक्टली चुन के कि भाई इंडिया इज़ अ ग्रेट मार्केट, हमको इंडिया में पैसा डालना है, वो बहुत कम था. ओके. पैसा कैसे आता था? एक ब्रिक्स का बास्केट है, चलो इसमें से 10-15% इंडिया में चला गया. एक इमर्जिंग मार्केट का बास्केट है, चलो इसमें से 4-6% इंडिया में चला गया. एक ग्लोबल इक्विटी फंड का मार्केट है, चलो इसमें 1-2% इंडिया में चला गया. तो बल्क ऑफ द मनी was not coming through dedicated funds or directly to India. It was coming through some basket. फिर क्या है कि भाई चलो इमर्जिंग मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है, तो इंडिया से भी निकल गया. वो सब बहुत ज़्यादा, वी वर हाईली कोरिलेटेड विद इमर्जिंग मार्केट. अब क्या हुआ है, इंडिया का कोरिलेशन विद इमर्जिंग मार्केट इज गोइंग डाउन. एंड द प्रपोर्शन ऑफ मनी डायरेक्टली कमिंग टू इंडिया, डेलिबरेटली लुकिंग एट इंडिया, इज मच मोर देन द प्रपोर्शन ऑफ मनी, मीनिंग पहले के मुकाबले, मतलब अभी भी इनडायरेक्ट पैसा ही ज़्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले मनी कमिंग डायरेक्टली टू इंडिया हैज एक्चुअली स्टार्टेड टू गो अप. सो देयर आर मोर नंबर ऑफ, दुनिया में मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो चाह करके बोल रहे हैं कि भाई ये इमर्जिंग मार्केट ये सब बराबर है, अपने को इंडिया में भी डालना है. तो वो दैट हैज चेंज्ड. एंड इन टर्म्स ऑफ सर, ये फॉरेन फ्लोज हो गए, डोमेस्टिक वाले फ्लो पे ही सिंस डिजिटाइजेशन हुआ, इतने सारे यंग पार्टिसिपेंट्स मार्केट्स में आ रहे हैं, तो उनका स्पेंडिंग हैबिट, उनका सेविंग हैबिट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम what it was 15-20 years ago. For example, I was recently reading a data कि इंडिया में जो आईफोन परचेज होते हैं उसमें 70-75% सब EMI पे परचेज हो रहे हैं. इतना बड़ा डेटा है, लेकिन सबको आईफोन चाहिए बट EMI पे. तो टू व्हाट एक्सटेंट ये कंजम्पशन हैबिट सही है, या फिर इस तरीके से लोग स्पेंड कर रहे हैं अपने नीड्स पे, नॉट नीड्स, वांट्स पे? हाउ मच ऑफ दिस इज करेक्ट? एक मिनट बिफोर आई आंसर, तुम मेरे को अपना थॉट बताओ, बिकॉज़ यू आर मच यंगर देन मी. मैं इतना ज्यादा प्रोपोर्शनेटली स्पेंड नहीं करता ऑन माय कंजम्पशन. बट इसके ऊपर आपका व्यू क्या है? माय व्यू इज कि अमेरिका एज अ कंट्री बहुत आगे गया क्योंकि कंजम्पशन वहाँ पे भरपूर है. लोग भले एक साइकिल क्रेडिट के आगे चला के करते हैं, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि कंजम्पशन है. अगर हम एग्रीगेट डिमांड का बेसिक सा फॉर्मूला लिखते हैं तो कंजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डिमांड बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है. तो उस हिसाब से कंट्री लेवल पे इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. एंड मतलब लेकिन पर्सनल लेवल पे हो सकता है शायद दे माइट डू समथिंग रॉन्ग विद देयर फाइनेंसेस. सो देखिए, मेरा ना क्या बिलीफ है, हर चीज़ में ना
किसी को करार देना कि ये सही है, ये गलत है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, उसके पहले ना मैंने ऐसा सीखा है कि दोनों साइड चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि अच्छा है खराब है। Correct. तो आई एम मोर इन योर कैंप, आपने सही बोला। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, हम्म। हर जनरेशन को है ना, आप ध्यान में रखो, हर जनरेशन को ऐसा लगता है कि उसके आने वाला जनरेशन ढक्कन है। ओके, करेक्ट। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। 40 साल 50 साल पहले लोग होम लोन लेके घर लेते थे क्या? मतलब नहीं, तब सेविंग करके लेते थे। नहीं, जिंदगी भर भाई 1970 के पहले एचडीएफसी लिमिटेड ही नहीं था, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, राइट, तो पैसा बचा होम बचा के लोन ये लेते थे। सब। किसी को होम लोन देने का रिवाज नहीं था यहाँ पे। करेक्ट। तो लोग पहले घर कैसे बनाते थे? जिंदगी भर पैसा जोड़ते जोड़ते जोड़ते, फ्रेंड फैमिली बोरो ये वो करते 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 एक एज पे पहुंच के घर बनाते थे। और घर बनाना उनके लाइफ का गोल मकाम होता था कि भाई चलो मेरा घर बन गया। अब आप मेरे को बताओ कि जब ये, तो पहले के जनरेशन में तो लोग बोलते थे होम लोन भी नहीं लेने गए। राइट। फिर 70s 80s के बाद एंड इन ट्रू सेंस 90s और 2000s के बाद तो यहाँ पे होम लोन का चलन बढ़ा के भाई होम लोन ले सकते हो। घर तो होना ही चाहिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो आप एसेट क्रिएट कर रहे हो। तो भाई पहले तो लोग बोलते थे होम लोन भी नहीं लेना चाहिए, फिर लोग जस्टिफाई करने लगे कि नहीं, घर बनाना तो एसेट बनाना है, ले सकते हो। अभी लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, गाड़ी क्यों लोन पे लिया? रेंट वर्सेस बाई का पूरा आ गया है। हाँ, ये सब। हाँ। सो सी क्या है कि हर एक जनरेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन के बिहेवियर पे आश्चर्य कैसे कर बताता रही है। है। हाँ। तो ये एक है। बट आप एरिथमेटिकली सोचो ना लोन के बारे में, लोन लेता कौन है और मिलता किसको है लोन? ऐसा किसी को लोन मिलता है? अभी आईफोन में कितना लोन और उसका क्या क्रेडिट क्वालिटी और कितना डिफॉल्ट हुआ उसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लोन एज अ कॉन्सेप्ट। राइट। आप मेरे को बताओ, हर किसी को लोन मिलता है क्या? व्हाट इज लोन? नहीं मिलता था, जिसका क्रेडिट क्वालिटी ठीक है उसको लोन इज डिस्काउंटिंग ऑफ योर फ्यूचर। करेक्ट। कि भाई तुम, यू आर अ स्मार्ट गाय, यू आर वर्किंग इन अ फैंटास्टिक कंपनी, योर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नौकरी किधर करते हो, रहते किधर हो, कमाते कितना हो, देखने के बाद लोन मिलता है ना। राइट। करेक्ट। राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5000 रुपी अनसिक्योर्ड लोन जो पूरा डेटा एनालिसिस के बाद कर रहा हूँ, बड़ा उसका बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ा घर का लोन। हाँ, घर का लोन, गाड़ी का लोन, लोन। ये सब किसको मिलता है? राइट। जिसका फ्यूचर एक बैंक इवेल्युएट करती है। तो भाई अच्छा, अब लोन लेता कौन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपल टेकिंग लोन्स? मतलब जिसको लगता है कि भाई मेरा फ्यूचर पोटेंशियल है, मैं ये ग्रोथ लोन ज्यादा भर है मेरे पाएगा। फ्यूचर में। हाँ, और मैं भर पाऊंगा। जितने लोग लोन लेते हैं वो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि यार ले लेना, बाद में अपने को डिफॉल्ट कर देंगे। ऐसा थोड़ी करता है कोई, ऐसा सोच के थोड़ी करता है कोई। नहीं। तो जो भी लोन लेता है उसको अपने फ्यूचर पे भरोसा है, और जो भी लोन देता है उसको भी इसके फ्यूचर पे भरोसा है। ऐसे ही होता है ना। राइट। तो बॉस, अब आप देखो, जो इंडिया 50 साल पहले था, जो इंडिया 20 साल पहले था, और जो इंडिया आज है, वी आर इन आवर प्राइम। Right. Our best is in front of us. Right. Is it of any surprise that young people today are more comfortable taking loan? In 1998, 1999, when I was in college, I was not comfortable taking loan. The future was not so certain. इतना bright future नहीं था ना भाई। Right. आज अगर कोई जवान बंदा या बंदी अगर लोन लेने में कंफर्टेबल है तो यार उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, उनका अपॉर्चुनिटीज अलग है, उन्होंने जो इंडिया देखा वो अलग है। तो अभी हम लोग 1970 का वेंटेज पॉइंट लेके ये सोचेंगे कि 2024 में तुम क्या करोगे, तो गलत है यार। Right. देखो क्या होता है। डोंट गेट इनटू कंक्लूजन। वेरी वेल आंसर्ड। मतलब देने वाला जो लोन दे रहा है वो भी फ्यूचर पॉजिटिवली देख रहा है, लेने वाला भी फ्यूचर पॉजिटिवली दे रहा है, तो फ्यूचर तो ब्राइट है। तुम बाजू में बैठ के बोल रहे हो नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। अरे यार, तो अपना काम करना है यार। राइट, सी हाउ इट गोज। व्हाई डू यू वांट टू draw conclusions ना? very and we have a very sensible reserve bank. they said ना कि P2P lending में ऐसा होएगा तो ये rules change किया ना। तो you are in a regulated system. don't try to draw conclusions. तो और सर, आप जैसे घर एज एन इन्वेस्टमेंट पहले देखते थे, आप कैसे देखते हो? आई वांट टू हैव योर पर्सनल ओपिनियन। मेरा वर्ल्ड व्यू अलग है यार, लेकिन सब लोग ने मेरा एडवाइस नहीं लेना चाहिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहेगा। लेकिन आप एक चीज सोचो कि क्या है कि घर का दाम है ना एक्चुअली बढ़ते जाता है। राइट। और कोई अगर 25-30 साल का लड़का या लड़की है, उसको बैंक शेयर बाजार में पैसा डालने के तो लोन नहीं देगा ना। मैंने कोशिश किया था, नहीं देता। आईफोन के लिए लोगे तो लोग कमेंट करेंगे उस पर। द ओनली थिंग जहाँ पे लेजिटिमेटली लोन मिलता है और तुम ले सकते हो वो होम लोन है। करेक्ट। क्योंकि उससे तुम्हारा एसेट बनेगा। 15 रुपये तुम दोगे तो मतलब आज अगर आपका 20 रुपये देने का कैपेबिलिटी है तो बैंक वाला आपको फोन कर करके पागल कर देगा, भाई ले लोन। Right? It's the only asset for which you pay 20 rupees and the bank is more than willing to give you 80 rupees. Correct. So that's the दूसरा चीज, अगर एसेट प्राइस बढ़ेगा
समझो 100 रुपए का घर लिया, 20 रुपए तुम्हारे, 80 रुपए बैंक का है। चलो आपने सही जगह पे सही डिसीजन ले लिया, कल वो 100 का वैल्यू 130 हो गया, तो तुम्हारा तो 20 का 30 हो गया ना। करेक्ट। ऐसा कौन सा एसेट है जहाँ पे तुम 20 रुपया लगाओगे? इसीलिए तो लोग एफएनओ करते हैं, 20 रुपए लगे के कैसा मेरा, तो हेल्दी लेवरेज किधर मिलता है? होम लोन में। करेक्ट। दूसरा, अगर तुम तुम्हारे पेरेंट के घर पे रह रहे हो लेकिन ये घर तुमने दे दिया, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे रेंट का तो यील्ड ही 2% है, ईएमआई कितना महंगा है। अरे बराबर है भाई, लेकिन जिस एसेट में आपको लीवरेज मिल रहा है, यील्ड खराब है लेकिन जिस एसेट में अंडरलाइन कैश फ्लो निकल के आ रहा है, देखो मेरा सिंपल रूल है, लीवरेज उसी पे करना चाहिए जिसमें अंडरलाइन कैश फ्लो होगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, राइट। और जहाँ पे एक नेचुरल अप्रिसिएशन है ना, एफएनओ ये सब में गैम्बलिंग में नहीं है, वो गैम्बलिंग है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर लोग मानते हैं मेरा लॉजिक, तो कोशिश करके यंग एज में घर लेना चाहिए, तो आपका बैलेंस शीट बनता है, आपका एक हेल्दी लीवरेज बनता है, आपका एक एसेट बनता है, और वो एसेट अप्रिशिएट करेगा ना, तो डिसप्रपोर्शनेट गेन मिलेगा आपको आपके इनिशियल कैपिटल पे, क्योंकि लेवरेज है पीछे। हाँ करेक्ट, राइट। क्योंकि यार 20 रुपए डाल के 30 रुपए तो नहीं बनता ना कहीं पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे घर अप्रिशिएट हो जाएंगे, अगले साल हो जाएंगे, बट इवेंचुअली जनरली यस। एंड कमिंग बैक टू मार्केट सर, मार्केट्स को लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ आउटलुक, यहाँ से कैसा दिखता है मार्केट? एक्चुअली ना मैंने देखा है कि हिस्टोरिकली हर साल अपने ऊपर के पॉइंट से एक बार मार्केट 10-15% गिरता है, और हर 2 साल में, 2.5 साल में, 18 महीने में कभी न कभी मार्केट न्यू हाई भी बनाता है। तो अभी है ना, काफ़ी टाइम से मार्केट 15%, 10% गिरा नहीं है, राइट। तो ये यूएस में जो भी चल रहा है, यूएस इलेक्शन, यूएस इकोनॉमी, रेट कट हैपेंस बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, राइट। अभी लोग सोच रहे हैं कि भाई इसने 50 बेसिस पॉइंट क्यों काट दिया, इसको ऐसा क्या पता है जो हमको नहीं पता है, यू नो, पीपल गेट स्केयर्ड। सो आई थिंक दैट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर करेक्शन होता है, करेक्ट। लेकिन करेक्शन होगा ना, अगर समझो, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस की वजह से होगा, इंडिया में ऐसा कोई फंडामेंटली कुछ, हाँ, मतलब वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। इनफैक्ट हमारा आरबीआई, गवर्नमेंट, वी आर रीजनेबली लेवल हेडेड कंजर्वेटिव पीपल, राइट। तो हमारे यहाँ पे तो मतलब इफ आई डोंट नो बट फ्रॉम व्हाट आई नो, देयर इज, यू नो, सो द मोर रिस्क इज फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तो आउटसाइड रिस्क में क्या है कि अगर यूएस का आर्थिक व्यवस्था बिगड़ता है, उसकी वजह से उनका बाजार गिरता है, तो भाईचारा और सहानुभूति में शॉर्ट टर्म में हमारा बाजार भी गिरता है, ऐसा होता है नॉर्मली, राइट। लेकिन अगर गिरेगा ना, तो फिर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट, उसके रिलेटेड डॉलर डेप्रिसिएशन होगा तो रूपी अप्रिशिएट होएगा, एंड जनरली व्हेन रूपी अप्रिशिएट्स यू गेट एफआई फ्लो, राइट। सो व्हाट आई फील इज दैट जैसे 2023 में हुआ ना, वो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, उनका मार्केट गिरा, अपना मार्केट गिरा, फिर डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, तो अपने को बहुत फ्लो आया, तो मार्केट पहले गिरा और फिर चलने लगा। So generally, you know, the level of volatility may be different, but अगर बाहर की वजह से मार्केट गिरता है ना, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट मोटा मोटी ऐसे ही होता है। So it can fall, but if it falls, there will be lot of follow up buying, ऐसा मेरे को लगता है। Because the fundamentals are intact. हाँ, क्योंकि क्या होगा अगर मार्केट गिरेगा, अभी फेयरली देखिए, मैं आपको एक मतलब, सी ये रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, आपने बोला एसएमई, मार्केट में कुछ चीज़ें महंगा होएगा, राइट। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखते हो, तो निफ्टी तो 5 साल में डबल हुआ है। प्री कोविड ले लो, पोस्ट कोविड ले लो, 24 के मल्टीपल पे है। हाँ, प्री कोविड ले लो, पोस्ट कोविड ले लो, निफ्टी हैज डबल्ड फ्रॉम इट्स बेस, राइट। कोविड का बॉटम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोविड का बॉटम वाज फैक्टरिंग इन द वर्स्ट केस सिनेरियो व्हिच डिड नॉट प्ले आउट। सो यू टेक प्री कोविड और पोस्ट कोविड, निफ्टी हैज डबल्ड, 15, 17, 18 कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, वैसा ही सीएजीआर दिखता है निफ्टी। सो निफ्टी ऑन इट्स ओन, व्हाई इट हैज गॉन अप, देयर इज अ फंडामेंटल बैकिंग। There are some other things which may have gone up just because of order book and news flow. तो उससे दूर रहो ना यार। And sir, in terms of investment strategy, there are two things जो हमको जाननी है। एक, आपका साइकोलॉजी क्या है behind, आप इतना जो फंड मैनेज करते हो, आपका साइकोलॉजी क्या है, हाउ डू यू मेंटेन इट, और आप कैसे सोचते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में। एंड सेकेंडली, हाउ somebody like who is in his 20s should go about their investments. So देखिए, जो मैं एज ए प्रोफेशनल जो जॉब में करता हूँ एज ए सीईओ ऑफ व्हाइट ओक कैपिटल, तो आई एम अ सीईओ, ऑनेस्टली आई एम नॉट अ पोर्टफोलियो मैनेजर। जैसे हमारे फाउंडर हैं प्रशांत खेमका, जिन्होंने व्हाइट ओक की शुरुआत की 2017 में, वो दिग्गज फंड मैनेजर है, उनका 25-26 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी सबसे बड़ी रिसर्च टीम है, 46 पीपल की फंड मैनेजमेंट और रिसर्च टीम है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब 750 से 800 कंपनियों का हमारा यूनिवर्स है, मतलब छोटे से छोटी कंपनी, 1000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है उस कंपनी का भी हम रिसर्च करते हैं।
तो जो एज अ इंस्टीट्यूशन हम करते हैं वो बिल्कुल अलग है, दैट इज डन इन अ कंजर्वेटिव कंसिस्टेंट मैनर टू बीट द इंडेक्स, राइट. बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो मैं तो आई एम अ कम्प्लीटली इक्विटी इन्वेस्टर, आइदर इक्विटी और रियल एस्टेट. मैं कभी पैसा बैंक में, मतलब सी, सबको जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सबको सोचना नहीं चाहिए, सबके लिए रेलिवेंट भी नहीं है वो. बट इफ यू आर आस्किंग मी पर्सनली, then I'm out and out only equity or real estate investor. I don't do fixed income and I don't do any debt fund or anything like that. कुछ पैसे की ज़रूरत होती है वो बैंक में लिक्विड फंड या ऐसा कुछ रखते हैं, बट अदरवाइज आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड एंड आई ट्रीट माई सेल्फ एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर. बट अभी आई एम नियरली 50 years old, राइट. सो इफ यू आर आस्किंग अबाउट 20-year-old, सी क्या है कि किसी भी तरीके से जल्दी कैपिटल बनाओ, तो बिकॉज यू नो पैसा पैसे को खींचता है, वैसा है, राइट. तो हमारे लिए बोलना आसान है, किसी यंगस्टर के लिए वो चीज़ प्रैक्टिस करना शायद मुश्किल है. बट आइडियल तो यही रहेगा कि भाई जब भी कमाना स्टार्ट करो, अपना कैपिटल बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, राइट. कभी को लोगों को लगता है कि यार अपने पास थोड़ा पैसा आएगा फिर इन्वेस्ट करेंगे. एक्चुअली ऐसा नहीं है. 1000, 2000, 5000, 10,000, मतलब म्यूचुअल फंड का मिनिमम 100 रुपया है यार, राइट. 500 से भी 100 हो गया. हाँ, तो सबको अपना अपना पैसा प्यारा है. 100 रुपये छोटा अमाउंट है, 1000 रुपये बड़ा अमाउंट है, 10 लाख छोटा, 1 करोड़, ऐसा सब लॉजिक नहीं है. वॉट एवर यू कैन से वो आपके काम ही आने वाला है, और जिस लेवल पे भी वो कंपाउंड करेगा वो फ़ायदा ही होने वाला है. तो ये सब चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं ना हमारे इंडस्ट्री वाला के म्यूचुअल फंड सही है, स्टार्ट सेविंग अर्ली, सेव फॉर लॉन्ग टर्म, यार रियलिटी तो वही है, मैथमेटिक्स ऐसे ही चलता है. एंड सर, मतलब आई माइट साउंड फुलिश, बट अभी सोशल मीडिया पे 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जहाँ पे लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं या कंटेंट लिख रहे हैं जिसकी म्यूचुअल फंड में स्कैम हो सकता है, which I feel is very unlikely. तो what are your 2 cents on it? नहीं, वो आई थिंक क्या है कि मैंने देखा था, मतलब किसी ने ऐसा बोला कि भाई बहुत सारे स्टॉक्स 400% चल रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फंड का NAV 400% नहीं चल रहा है, ऐसा किसी का मैंने कुछ सुना था. वो दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस. मतलब यू नो सरफेस लेवल. यार हम लोग जो समझो हम मिड कैप फंड चलाते हैं, राइट. मिड कैप इंडेक्स में 150 स्टॉक है, मिड कैप स्मॉल कैप को यूनिवर्स 400 स्टॉक का है, और बाय सेबी रेगुलेशन हम उसके भी आगे जा सकते हैं, राइट. यार एक डाइवर्सिफाइड बास्केट, अगर एक डाइवर्सिफाइड बास्केट पे कोई बंदा, अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का CAGR देखोगे तो पिछले 4-5 साल का 25 से 30%, 25%, 30%, भाई एक बंदा डाइवर्सिफाई करके एक पूरे बास्केट पे अगर 25-30% CAGR दे रहा है और इंडेक्स के मुकाबले बेटर दे रहा है, तो और तो क्या है कि बहुत सारे लोगों को 25% CAGR समझ में नहीं आता है. 25% CAGR फॉर 4 years, मतलब कि भाई पहले तो 3 साल में 100 का 200 हो गया, हाँ, फिर चौथे साल में 200 का 250 हुआ, तो भाई दैट इज ऑल्सो 150% अप, राइट, करेक्ट. अब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देके बोलेगे नहीं लेकिन ये स्टॉक 3 गुना हो गया स्टॉक, अरे भाई तो जितने स्टॉक 3 गुना 4 गुना हुए उतने स्टॉक आधे भी हुए ना यार, राइट. सो क्या है कि आई थिंक देयर इज अ समटाइम व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल आर राइटिंग सरफेस लेवल थिंग विदाउट अरिथमेटिकली कैलकुलेटिंग कि भाई व्हाट इज बीइंग स्पोकन, उसका मतलब क्या है अरिथमेटिकली, करेक्ट. तो आई थिंक दैट म्यूचुअल फंड्स में इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड रेगुलेशन है. देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच पीपल डोंट नो. आपको पता है जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो तो जो हम लोग लिखते हैं ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको पता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको नहीं दे रहे हो आप पैसा, एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है, उसके पास जाते हो. ट्रस्ट का किसी बैंक में एक अकाउंट होता है जिसको कस्टोडियल अकाउंट, राइट. तो आप जब पैसा देते हो ना वो ट्रस्ट के कलेक्शन अकाउंट में जाता है, ट्रस्ट के कलेक्शन अकाउंट से कस्टडी अकाउंट में जाता है. फिर जब म्यूचुअल फंड शेयर्स खरीदता है तो कस्टोडियन को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये ट्रस्ट के जो यूनिट होल्डर्स हैं इनके बिहाफ पे हमने ये शेयर्स खरीदे हैं बाजार में, तो मेहरबानी करके इस पैसे से इसका सेटलमेंट करो और शेयर्स को रिसीव करो. सो AMC कुछ करेंगे. म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट. द ट्रस्ट का होल्डिंग्स आर इन ए कस्टोडियल अकाउंट. द कस्टडी इज रेगुलेटेड बाय सेबी. अच्छा, कस्टडी का जो भी डेटा इन एंड आउट है ना वो सेबी को एक्सेस है, उसका रेगुलेटर को उसका एक्सेस है डेली, करेक्ट. तो आप स्कैम तो दूर की बात है भाई, अगर मेरे को बोला है ना कि लार्ज कैप फंड में 65% लार्ज कैप होना चाहिए, मैं 64 कर दूं ना तो भी वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा कस्टोडियन के द्वारा, राइट. तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना वो मैनेजिंग एजेंसी है, अ मैनेजिंग एजेंसी विच कैन डू फ्यू थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट. अगर मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ एक काम करो, ये मेरा दोस्त है यार, ये ट्रस्ट का पैसा इसके अकाउंट में दे दो, स्कैम, ट्रस्ट वो कस्टडी थोड़ी हमारा इंस्ट्रक्शन लेगा, बोलेगा भाई तुमको इंस्ट्रक्शन तुम यही दे सकते हो
कि कहाँ invest एक्सचेंज करना में है, पे इन करो, एक्सचेंज से payout पे करो। आउट रिसीव करो, उतना ही कर सकते हो, इसको पैसा दो, उसको पैसा दो, वो यहाँ possible निकालो, नहीं वहाँ है। निकालो, वो सब नहीं होता है. So I think what happens a lot of time people are talking without knowing the basics. Right. And sir, since you were on your allocation कि आप equity markets और real estate में हो, equity में how do you invest? You go all large caps, mid caps, small caps. How aggressive you are? नहीं, always multi cap. Okay. ऑलवेज मल्टी कैप. मतलब मैं ऐसा कुछ चॉइस करने नहीं बैठता हूँ कि स्मॉल कैप ले लूँ, लार्ज कैप ले लूँ. हम लोग का जो वाइट ओक का जो पीएमएस होता है या वाइट ओक का म्यूचुअल फंड होता है, शायद आपके लिसनर्स को ये नहीं पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स के जितने भी सीनियर फंक्शनरीज होते हैं ना, अपने रेगुलेटर का एक कायदा है. समझो 100 रुपया के तनख्वाह है तो टैक्स कट के समझो 70 आएगा, तो 70 का 20% वो तो पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है. 14 रुपीज तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, राइट. तो हम लोग तो बाय रेगुलेशन, हमारा तो बाय रेगुलेशन 20% ऑफ पोस्ट टैक्स सैलरी तो एसआईपी कंटिन्यूअसली. सो दिस इज अक्रॉस लेवल्स, जैसे आप सीईओ और आपके नहीं, तो जितने लोग सीईओ, फंड मैनेजर, एनालिस्ट और जितने लोग सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, जितने लोग इन्वेस्टर सर्विस में हैं, तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आप समझो कि टॉप 10-15% एम्प्लॉइज जो है ना, वो तो इस रूल के अंदर है ही. किसी को 20%, किसी को 10%, डिपेंडिंग ऑन सीनियरिटी डालना फंड में ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करना ही करना है. इट्स अ गुड थिंग, राइट? आपके हिसाब से इट्स अ गुड थिंग? और नहीं, इट्स अ गुड थिंग. मतलब सी, अगर मैं सबको बोलता फिर रहा हूँ कि भाई तुमको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए और मैं खुद कुछ और कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट राइट थिंग. एंड सर, कमिंग बैक टू द करंट सिचुएशन, अभी के टाइम पे डू यू हैव अ ओपिनियन कि अभी लार्ज कैप्स की तरफ पैसा मूव कर देना चाहिए, या फिर से फॉर एग्जांपल फ्लेक्सी कैप है तो लार्ज कैप की तरफ मूव हो जाना चाहिए, स्मॉल मिड में इतना नहीं रहना चाहिए गिवन द वैल्यूएशंस? सी, एक्चुअली क्या है, मार्केट है ना, मार्केट हमेशा मीन रिवर्टिंग है. मीन रिवर्टिंग और रिलेटिव वैल्यू, राइट. रिलेटिव वैल्यू से ही मीन रिवर्जन होता है, करेक्ट. तो मार्केट में एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मार्केट इज ए एवरेज, करेक्ट. सो द पॉइंट इज दैट पिछले 3 साल में, ऐसा जरूरी नहीं है बट पिछले 3 साल में ऐसा हो सकता है कि जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा शायद पिछले 3 साल में कि भाई इनका बहुत सारा एलोकेशन. एक तो क्या होता है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस, मतलब पिछले 3 साल में ये पीएसयू, कॉन्ट्रा, इंफ्रा, डिफेंस, ये सब चला, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब चला. तो एक तो क्या है कि वही सब चला तो उसी का एनएवी बढ़ा. दूसरा चीज़ क्या है कि जो खास करके जो चलता है वहीं पे पैसा भी लोग ज़्यादा वहीं पे डालते हैं. तो बिकॉज ऑफ द रिलेटिव परफॉर्मेंस एंड बिकॉज ऑफ एडिशनल एलोकेशन, ऐसा हुआ होगा शायद कि लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज जो है ना, वो धीमे 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 स्लाइड करते करते इट वुड हैव बिकम मोर स्मॉल एंड मिड कैपिश, इट वुड हैव बिकम मोर थीमेटिक, थीम ओरिएंटेड, वैसा हो गया होगा. करेक्ट. अब क्या है कि पिछले 3 महीने में तो क्लियर दिख रहा है जो डिफेंस का थीम है वो अपने हाईएस्ट लेवल से कुछ 20-30% डाउन है. करेक्ट. सेम फॉर पीएसयू बैंक्स, सेम फॉर पीएसयूज इन जनरल. ये सब जो शिप बिल्डिंग और रेलवे और ये सब कुछ पीक से डाउन है. अच्छा, 6 महीने पहले कोई फार्मा पे बाय कॉल नहीं दे रहा था, कोई कंज्यूमर पे बाय कॉल नहीं दे रहा था, कोई आईटी का अपग्रेड रिपोर्ट नहीं लिख रहा था. लेकिन पिछला 3 महीना में आप देखो तो फार्मा और आईटी बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है. तो क्या है कि लोगों का पोर्टफोलियो धीमे धीमे उस तरफ चला गया. People's portfolio today is where the market was 9 months back. Okay. Right? तो आपका पोर्टफोलियो अगर मार्केट का जो सेंटर है, आपका पोर्टफोलियो सरकते सरकते उससे बाहर निकल गया तो भाई उसको वापस मार्केट में लाने का, तभी वो मीन रिवर्टिंग then you will be able to participate in the market, because in the market now what you own has stopped working, something else is working. So are you going to rebalance your portfolio or not? You have to, correct? जैसे अंग्रेजी में कहावत है, you should, मतलब we are not here to harm animals, but in English there is a proverb, you have to shoot where the rabbit will be. Right. People are shooting where the rabbit was. Correct. That's the thing to keep in mind. And one last question sir, कि one piece of advice जो I think हमारा जो audience देखता है वो 25 से 35 साल का है और mostly working है, या तो business कर रहा है खुद का या तो job कर रहा है. So one piece of advice जो आप उनको देना चाहो कि उनको अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए और म्यूचुअल फंड कैसे उसमें हेल्प कर सकता है? सी, एक्चुअली सब चीज़ में ना ओपन माइंडेड रहने का, मतलब ऐसा डिसाइड नहीं कर लेने का कि अभी तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, अभी तो स्मॉल कैप ही चलेगा. बेसिकली क्या है कि बी ओपन माइंडेड, डोंट बी लाइक डिसाइसिव. राइट. हाँ, मतलब रिजिड. हाँ, मतलब नहीं, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, अपन पूरा पैसा लगा दिया, बोरो करके भी लगा दिया, जो धंधे का वर्किंग कैपिटल है वो भी लगा दिया. अरे भाई ऐसा मतलब हाँ मार्केट अच्छा करेगा, अच्छा कर रहा है, ठीक है, बट ऐसा रिस्क मत लो कि तुम बाहर ही हो जाओ. डोंट टेक रिस्क विच विल
not allow you to sleep at night. Don't take risk which will kill your ability to participate in the future, right? So basically है ना open minded रहने का, अपना पूरा दाव पे नहीं लगाने का. Correct. मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब जैसे लोग बोलते हैं हमारा अमृत काल आने वाला है, तो भाई कल सुबह थोड़ी आने वाला है यार. इट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम ना, उसमें तो मार्केट में कितना ऊंच नीच हो जाएगा. करेक्ट. सो वही है, जस्ट बी ओपन माइंडेड, कीप पार्टिसिपेटिंग, डोंट डू एनीथिंग क्रेजी और एग्रेसिव, डोंट लीवरेज, डोंट बोरो एंड पुट मनी, डोंट डू ऑल दिस. मतलब मैं किसी ने ना ही बोलता ही नहीं हूँ. आई नेवर से डोंट डू एफएनओ. भाई ऐसे मत करोगे यार तुम, मतलब फिर यू नो पूरा मतलब खत्म ही कर दो. डोंट डू इट इन दैट वे, राइट? यू टेक रिस्क विच यू कैन टॉलरेट. दैट इज इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आवर टाइम. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था. आई थिंक हमने इन्वेस्टिंग पे आज अभी तक 20 से 25 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए होंगे. This was, I'm pretty sure, one of the most interesting and the direct podcast. It depends on your questions. Thank you. Thank you so much, sir, for taking out time and coming all the way here. Thank you so much.